देखिए हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। उस हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोगों ने राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ाई कर लिए थे, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ाई कर लिए थे। आज हम लोग एक नया वंश के बारे में पढ़ेंगे। उस वंश का नाम है पल्लव वंश। क्या नाम है? पल्लव वंश। जैसा कि जानते हैं हम लोग अभी साउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, साउथ के राजाओं का शासन कैसे हुआ, उसी कड़ी में एक कड़ी है पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, देखो पल्लव वंश की कहानी क्या है। इसका जो राजवंश था दो भाग में विभाजित हो गया था, जो इसके चार्ट में आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे। जैसा कि बोला गया है, इक्ष्वाकुओं के अपदस्थ करने के बाद के स्थान पर एक नया वंश का आया, जिसका नाम पड़ा पल्लव। ठीक है, पल्लव का मतलब होता है क्या, इसका मीनिंग आमतौर पर होता है लता का वाचक। लता मतलब जानते पेड़ पौधे में लता का होता है ना, उस तरह का उसके बारे में बताने वाले जो होते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि पल्लव का मतलब वही होता है। ठीक है, लेकिन ये एक वंश था। वास्तव में पल्लवों का अधिकार जो था वो कहां था? दक्षिणी आंध्रा में था और उत्तर में तमिलनाडु दोनों पर था। मतलब पल्लव वंश जो मुख्य रूप से शासन करते थे, वे वास्तव में दक्षिण भारत में करते थे। कहां करते थे? दक्षिण भारत में करते थे। और दक्षिण भारत के वो किस एरिया में करते थे? दक्षिणी आंध्रा में और उत्तरी तमिलनाडु में करते थे। ठीक है, इसीलिए इसने अपनी राजधानी जो डिसाइड की थी वो कांची डिसाइड की थी। क्या डिसाइड की थी? कांची, जो वर्तमान में जिस नाम से जाना जाता है कांचीपुरम। किस नाम से जाना जाता है? कांचीपुरम। ठीक है, थोड़ा एकाग्रता से पढ़िए। हमारी प्रयास रहता है कि क्लास में ही याद करवा दे, कि आपको घर में जब आप एक बार लिखे तो आपको याद हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उस भावना से पढ़ाते हैं कि जल्दी जल्दी जॉब हो। तो ये बताओ, पल्लवों ने अपनी राजधानी प्रारंभ में बनाई थी, उसका नाम क्या था? कांची था। कांची नाम था, वो आधुनिक नाम उसका क्या बन गया? कांचीपुरम बना। दूसरी क्वेश्चन बनेगा कि पल्लवों ने अपनी शासन व्यवस्था कहां पर की थी? उत्तर भारत में प्रारंभ की, दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वो किस एरिया में अधिकार किए हुए थे? दक्षिणी और उत्तरी तमिलनाडु। ठीक है, तो ये था आपका पल्लव वंश का। उन्होंने अपनी राजधानी बताई। जब पल्लव साम्राज्य का विकास हुआ तो उसमें वंश जो था दो भाग में डिवाइड हुआ, दो कुलों में आगे बढ़ा। जैसे आप लोग वंशावली बनाते हैं, यही एक वंशावली है। वंशावली बनाते हैं ना, आपका दादा का तीन भाई, तीन तरह से वो तीन भाई में आपका कहाँ, आपका दादा कौन नंबर पर, आपका पिता कौन नंबर पर, उसमें पिता का कितना बेटा या बेटी सबको दर्शाते हैं, तब आपका गोल करके जमा करते हैं। ऐसे करते हैं ना। ठीक, तो उसी तरह ये वंशावली है। किसका वंशावली है? पल्लव वंश का ही है ना। तब आप समझ में आ जाएगा चार्ट मतलब क्या होता है, वंशावली। तो देखो इसका वंशज का पूरा, तो जो पल्लव वंश का जो बोला जाता है कांचीपुरम, वास्तव में इसका जो संस्थापक माना जाता है सिंह बर्मन थे। इन्होंने क्या हुआ, इस सिंह बर्मन का वंश जो था वो दो भाग में विभाजित हो गया। कौन कौन सा भाग में विभाजित हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक भाग चला सिंह विष्णु वंश और दूसरा जो चला भीम बर्मन वंश। ठीक है, तो ये जो होता है पल्लव वंश जो कांचीपुरम में स्थापित हुआ था, आगे चल के वो वंश कितने भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। एक भाग में बटा, उस भाग का नाम क्या था? सिंह विष्णु वंश। और दूसरा भाग जो बटा उसका नाम क्या था? भीम बर्मन वंश। ठीक है, उसके बाद जो सिंह विष्णु वंश में पहला क्रम जो चला वो क्या गया? महेंद्र बर्मन प्रथम। प्रथम वन मतलब प्रथम आएगा। इसके बाद अगले शासक करेगा कौन? नरसिंह बर्मन प्रथम। उसके बाद अगला शासक कौन करेगा? महेंद्र बर्मन द्वितीय। उसके बाद अगला शासक कौन करेगा? परमेश्वर वर्धन प्रथम। उसके बाद अगला शासक कौन करेगा? नरसिंह बर्मन द्वितीय। उसके बाद अगला शासक कौन करेगा? परमेश्वर वर्धन द्वितीय। अब देखो नीचे में लिखा हुआ है, ये जो था पल्लव वंश के जो ग्रुप है, सिंह बर्मन वंश का अंतिम शासक। सिंह विष्णु वंश के अनुसार इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? परमेश्वर बर्मन द्वितीय। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पल्लव वंश का अंतिम शासक, तो देखो अंतिम शासक बनेगा कंप बर्मन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे आप? कंप बर्मन। याद रखिएगा, ठीक है,
क्योंकि ये पल्लव वंश से ही 2 समुदाय में चला, इस सारे वंशज का अंतिम व्यक्ति यही बना था। ठीक, तो उसी प्रकार जब हम भीम बर्मन वंश का में चलेंगे तो उसी प्रकार इसकी वंशावली हमारी चलती जा रही है। इस क्रम में पहला नाम आता है कौन सा? बुद्ध बर्मन। उसके बाद कौन सा आता है? आदित्य बर्मन। उसके बाद क्या आता है? गोविंद बर्मन। फिर उसके बाद क्या आता है? हिरण्य बर्मन। फिर उसके बाद उसका पुत्र जो बनेगा, कौन बनेगा आपका? नंदी बर्मन। फिर उसके बाद कौन बनेगा? दंती बर्मन। फिर उसके बाद नंदी बर्मन तृतीय बनेगा। उसके बाद इसके 3 संतान जो पारी पारी से अपना शासन व्यवस्था करेंगे, जो होगा नृपतुंग, अपराजित और कंप बर्मन। ठीक, तो अगर बोला जाएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक का नाम, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? एकदम रिलैक्सेबल तरीका से पढ़िए। तो इसे जब पल्लव वंश ने अपनी राजधानी कहां डिसाइड की थी? बोलो। कांची, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कांचीपुरम। देखो, अब हम लोग चलेंगे पल्लव वंश की स्थापना। जैसा कि पल्लव वंश की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम क्या था? सिंह विष्णु, जिसने अपनी शासन व्यवस्था कब से कब तक चलाई? ये 575 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी जो डिसाइड की, कहां डिसाइड की थी? कांची, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कांचीपुरम। और ये कहां पर था आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, और वो जनरली किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। वैष्णव धर्म मतलब समझते हैं ना, जो विष्णु धर्म को मानने वाले वही वैष्णव अनुयायी होते हैं। शैव धर्म मतलब जो शिव को मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो बोला गया था सिंह विष्णु को एक उपाधि मिला था। ठीक, उपाधि धारण किए थे, और उस उपाधि का नाम था, क्या नाम था? अवनी सिंह। किस नाम से जाने जाते थे? अवनी सिंह। तो अगर बोला कहीं कहीं एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए पल्लव वंश का संस्थापक अगर सिंह विष्णु नहीं दिया जाए और अवनी सिंह दिया जाए, तो वहां जवाब अवनी सिंह ही मारिएगा। क्यों? क्योंकि अवनी सिंह को जो उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सिंह विष्णु था। कौन से सही मारी बात को? आगे देखिए, उसके बाद बोला गया है सिंह विष्णु जो थे वो क्या थे? मामल्लपुरम में आदि वरा मंदिर का निर्माण कराए। देखो, अभी भी आप लोग देखिएगा कि साउथ में बहुत ज्यादा मंदिर का निर्माण होता है, नॉर्थ भारत की तरह दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि वो लोग धर्म के प्रति आस्था भी रखते थे, और दूसरी बात पढ़ाएंगे, क्योंकि मंदिर से धन का उपार्जन भी होता था। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाए या अपने अपने धार्मिक स्थान पर जाए, अभी भी जाता है तो कुछ डोनेट करता है कि नहीं? बिना मांगे डोनेट करता है। तो अगर मान लीजिए कि जो जैसे साउथ का सबसे बड़ा आमदनी करने वाला मंदिर क्या है? बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी भारत का सबसे बड़ा आमदनी का जरिया। ठीक, इतनी लगभग कितने हजारों करोड़ रुपया वहां जमा डोनेट होता है था। ठीक है, दूसरी नंबर पर आता है वैष्णो मंदिर। ठीक, उसके अगला क्रम में आता है महावीर मंदिर पटना का। ठीक है, तो कहने का मतलब इसीलिए साउथ में जो देव राजाएं हुआ करती थी, तो मंदिरों के निर्माण की परंपरा वही लोग का समय से चालू हो गया था। ठीक, तो यही कर रहे हैं कि सिंह विष्णु ने जाकर के एक मंदिर का निर्माण कराया था, और ये मंदिर कौन था? वाराह मंदिर। अब ये वाराह मंदिर का संबंध जो होता है वो वैष्णव धर्म से है, क्योंकि विष्णु देव का एक अवतार होता है, बराह अवतार। ठीक है, तो जो बराह अवतार होते हैं तो जनरली ये मानने वाले थे विष्णु धर्म को। तो विष्णु जिस व्यक्ति जिस धर्म का उपासक होगा उसी के मंदिर का निर्माण करेगा। तो इसीलिए जो थे ये सिंह विष्णु थे, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसीलिए इसने मंदिर का जो निर्माण किया वो विष्णु मंदिर, जिस मंदिर का नाम था वराह मंदिर। कौन सा समझ में आ रही बात? तो इसीलिए विष्णु देव के अवतार है वराह अवतार, उन्हीं के नामकरण पर एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर का नाम क्या रखा? वराह मंदिर। ठीक है, इसके बाद आगे चल के क्या बोला गया है? कीर्तार्जुनीय के लेखक जिसका नाम है भारवी ने शिव बिंदु के दरबार में रहते थे। अब देखो, ये एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? देखो लिखा हुआ है कीर्तार्जुनीयम। ठीक, का लेखक कौन है? भारवी। कौन है लेखक? भारवी लेखक है। और ये जो रहेंगे तो कोई भी कवि रहते थे किसी राजा का संरक्षण में ही रहते थे। तो किस राजा के संरक्षण में रहते थे? सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु के दरबार में जो लेखक रहते थे उस लेखक का नाम क्या था? भारवी। और उसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक, उसका नाम क्या है? ठीक है,
और ये जो थे सिंह विष्णु ने किस वंश की स्थापना की थी? लो अभी बताएं, अभी जैन जय भारत पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? और इसका दूसरा नाम क्या है? अवनीश। और इसने अपनी राजधानी कहां डिसाइड की थी? कहां पड़ता है? तमिलनाडु। इसने इस वंश की स्थापना कब की थी? से 600 ईसा पूर्व नहीं। अब ये चार्ट अभी आपको बता दिए हैं, मैं बताए थे। अब इसी चार्ट के अनुसार जो जो राजा हुए अपने क्रम के अनुसार शासन करेंगे। उसी शासन का इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि किस राजा ने किस अवधि तक शासन किया था। जैसे उसमें जो प्रमुख प्रमुख शासन हुए उसी के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें पल्लव वंश के जो शासक हुए, पहला नाम आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। देखो महेंद्र वर्मन प्रथम है ना, तो महेंद्र वर्मन प्रथम जब सिंह विष्णु आया, क्योंकि सिंह वर्मन दो भाग में बट गया था, तो सिंह विष्णु वंश में जो आए तो उसमें महेंद्र वर्मन का शासनकाल कब से चलेगा? 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक। उसके बाद उनका अगला जो शासन करने वाले थे उनका नाम क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक चलेगा? 30 से लेकर 668 ईस्वी तक। फिर उसके बाद जब इसका काल खत्म होगा तो फिर उसके आगे वाला आएगा। तो उसके बाद 668 के आगे जो शासन करने वाले थे उनका नाम क्या था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। क्योंकि महेंद्र वर्मन का नाम प्रथम था तो जो आएगा नाम वो द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। तो इनका शासन कब चला था? 668 से लेकर के। तो इसका कार्यकाल देखो ज्यादा समय नहीं था, मात्र 2 वर्ष के लिए था। फिर इसके बाद इसका शासन, अगला शासन करने वाला कौन था? परमेश्वर वर्धन प्रथम। तो देखो ये 670 से कितना था? फिर उसके बाद आया नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो कब से करेगा? 700 ईस्वी से 728। उसके बाद अगला शासक करेगा, देखो 2 साल का इसका गैपिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद 730 में जो नंदी वर्मन द्वितीय जो रहेगा वो 730 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक शासन करेगा। तो देखो ये जो नंदी वर्मन आपका आएगा, कहीं होगा लिखे होंगे ये साइड में, क्योंकि ये दोनों का कालक्रम दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का वंशज था। वंशज समझते हैं ना, एक ही कुल का 2 वंशज चल रहा था। तो जिसका जो अंतराल रहा, जो श्रेष्ठ रहा, उसी अनुसार उस पल्लव वंश पर शासन किया। क्योंकि हमने पढ़ रहे पल्लव वंश के बारे में, तो पल्लव वंश में जो महान महान शासक अपने अपने अंतराल पर शासन किए, ये दोनों वंशनों में उसी के बारे में जानकारी है। अगर पल्लव वंश का अंतिम शासक का नाम बोलेंगे तो उसका नाम क्या होगा? कंपन बर्मन। क्या नाम होगा? कंपन बर्मन, ठीक है। लेकिन अगर सिंह विष्णु वंश में बोला जाएगा अंतिम शासक तो उसका नाम क्या बोलेंगे? परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसके बारे में, इस काल पर राजवंश के बारे में, क्या राजाएं हुए, उनकी क्या उपलब्धियां हुई, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को कैसे चलाए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, तो उसी कड़ी में आता है, देखो पल्लव वंश में पहला नाम होता है मत विलास प्रहलन की रचना। जो करने वाले व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम क्या था? महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन जो थे साहित्य का भी प्रेमी हुआ करते थे, क्योंकि राजा जब किसी चीज का प्रेमी हुआ करता था तो वो अपना टाइम पास करने के लिए उसी का बिताता था। आखेट उन लोग का मुख्य साधन था। रचना, कुछ राजा लोग अपना लिखने का प्रिय होते थे, पुस्तक की रचना करते थे। तो उसी में जो महेंद्र वर्मन थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था? मित विलास प्रहलन। अच्छा, मत है ना, मत विलास प्रहलन, ठीक। आगे चल के देखो, जनरली इस वंश का जो शासक था वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, बताए थे, मतलब विष्णु का उपासक हुआ करते थे। लेकिन कोई इसके दरबार में संत आए तो संत के परामर्श पर इन्होंने अपने धर्म को बदला। तो जैसा कि वही लिखा गया है कि महेंद्र वर्मन शुरुआत में कौन धर्म को मानते थे? जैन मतावलंबी था। परंतु बाद में एक तमिल के संत हुआ करते थे, उस संत का नाम क्या था? अपर, ठीक है। कि प्रभाव होकर भी बोला कि कौन सा धर्म स्वीकार किया, जबकि इसके पूर्वज लोग ही कौन सा धर्म को मानते थे? अब वैष्णव धर्म का,
पल्लव वंश के जो थे नरसिंह वर्मन, वो वैष्णव धर्म के उपासक थे ना इसका वंशक, तभी तो वराह मंदिर का निर्माण कराए थे, अभी ना बताए हम। और वराह किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। तो वैष्णव धर्म को मानने वाले फिर ये किस धर्म को स्वीकार कर लिया? जैन धर्म को। क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म बताए थे, साउथ में भी जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो जैन धर्म कहा है, तभी बोले जैन धर्म क्यों मान रहे हो, देखो आपका धर्म मुझसे भी बड़ा है। तो इसीलिए एक तमिल संत आया, इसको समझाया बुझाया, जैन धर्म तो मानते हो, उससे भी एक दूसरा धर्म है, उसको ही मानो। और उसने किस धर्म को आकर प्रभाव स्वीकार किया? शैव धर्म। तो शैव धर्म वो मानते हैं जो शिव का उपासक होते हैं, शिव की उपासना करने वाले लोगों को शैव का उपासक माना जाता है। ठीक है। अब जब ये शैव मानने लगे तो उसके चल के आगे चल के क्या हुआ? एक मंदिर बना, जिस मंदिर का महाबलीपुरम, ठीक है, कि में एक मंदिर है जिसका नाम है क्या? एकाशम मंदिर, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर। किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। जो जो मुख्य मुख्य चीज है, मुख्य मुख्य बिंदु आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी चीज को हाईलाइट किया गया है। ठीक है। इसीलिए अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर के निर्माण करने वाले राजा का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन। आई किस वंश से संबंधित रखता था? पल्लव वंश ना रखेगा? अरे आप लोग बोलिए, ऐसे बोल रहे, हम सोलो तो आप लोग भी सोलो। हम ठीक है, हम थोड़ा एनर्जी को सेविंग करते हैं, रात तक हमको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो होता है, एकाशम मंदिर को किस मंदिर के नाम से जाना जाता था? रथ मंदिर के। थोड़ा गला बैठ गया था सुबह में ज्यादा, इसीलिए अभी ज्यादा नहीं चिल्ला रहे। ठीक है। अब इस रथ मंदिर की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 7। और इस 7 मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर का जो नाम आता है, उस मंदिर का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। रथ मतलब रथ नहीं समझिएगा, रथ मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। और कहां के मंदिर को रिप्रेजेंट करता है? ये महाबलीपुरम मंदिर को। और महाबलीपुरम मंदिर में जिसका निर्माण जो कराया था महाबलीपुरम में, उस राजा का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और उसने लगभग वहां पर 7 मंदिर देखने को मिलते हैं, और 7 मंदिर में सबसे छोटा मंदिर का नाम द्रौपदी रथ। आगे चल के नरसिंह वर्मन प्रपन्न को उपाधि भी मिला था। तो वो उपाधि जो मिला था, देखो क्या मिला था? वातापी कोंड। ठीक है, कौन सा उपाधि? और दूसरा उपाधि मिला था महामल्ल। कौन सा उपाधि? कि उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम। तो वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम था। और इसी के समय में चीनी यात्री जब भारत में आना छोड़ा नहीं, जो स्टार्ट किया, बोला हम भारत ऐबे करेंगे। ये भारत कितना डेवलप आता है कोई चीन से? अब बोला हम नहीं तो डेवलप हो गया, क्या करेंगे इंडिया में आके? खाली खाली यहाँ जासूसी करने के लिए आता है कि भारत का विकास कैसा है। राजदूत आ रहता है, नहीं तो आएगा भारत में, बोलेगा हिंदी चीनी भाई भाई बॉर्डर पर लड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए चीन लोग अब नहीं आता, उससे ज्यादा डेवलप है। वो नहीं होता है, वो तिब्बत, नेपाल नहीं, तिब्बतन। भारत का साथ तिब्बत वाला है, वो भारत को परमिशन मिला, वो लोग को वीजा नहीं लगता। हाँ, सब देखो वहां पर क्या लिखा रहता है, बताए थे ना। अरे जैन धर्म में बताए भी तो जगह का नाम, बौद्ध धर्म। बोलो बौद्ध धर्म अनुयायी होता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। कहा कहा? अरे वो का मैंने वो आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला तो चाइनीज बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला का भी वैसे ही मिलता है शकल। हाँ तभी तो, हाँ तो नॉर्थ ईस्ट का भाषा आप समझ पाइएगा क्या बोलता है? तो बोलेगा हाँ, जो बोलेगा हवांग चूंगी, हाँ यही चाइने है। नहीं समझ में आया कुछ बोलो, हम वही है। अब पूरा काला काला आदमी आ जाएगा, 7 फुट का, वेस्ट इंडीज का आ गया, देखिए आदमी, है ना। अब वेस्ट इंडीज का वो डांस करेगा, है ना, तभी उसके। तो वही चीज, ऐसा नहीं समझिए।
भारत में बहुत सारा आकार होगा। भारत का जो क्लाइमेट है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अभी हम लोग रहते हैं झारखंड में, कोई 7 फुट का आदमी देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 से 5 फुट तक जय हिंद जय भारत। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा 4 से 4.5 फुट तक जय हिंद जय भारत। ठीक, यूपी में चला जाएगा सब 8 फुट का, सब 7 फीट 8 फीट से नीचे मिलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां क्लाइमेट दूसरा है, क्लाइमेट के अनुसार सब चेंज आता है। अब तो देखोगे 3 फुट होने लगेगा, 2 फुट होने लगेगा, फिर उतना हो जाएगा गाछ इतना छोटा छोटा। हाँ, क्लाइमेट का प्रभाव है, ये सब है। क्लाइमेट का चेंज के कारण सब इफेक्टिव हो रहा। देखिए आपका दादा परदादा देखेंगे तो कितना लंबा लंबा हुआ करते थे, दादी भी कितना लंबा लंबा, अब उसी का वंश छोटा 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 खत्म, फिर जमीन में चला गया। मेंडल का नियम है ना, मेंडल ने रिसर्च किया था ना मटर पी प्लांट पर कि किसने जनरेशन से कितने जनरेशन में जाता है, पढ़ाएंगे मेंडल लो। चलो, तो इसी के शासन काल में नरसिंह वर्मन के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था। ठीक, उस चीनी यात्री का नाम कौन था? हुवेन तू सांग। हुवेन ता सांग का नाम था, सांग था। और कहां गया था ये? कांची गया था। बोला ये लोग बहुत डेवलप कर रहा, मंदिर उंदिर बना रहा, क्या बात है, पैसा उससे ज्यादा कमा रहा, तभी ना फिर जाके फिर आक्रमण उक्रमण कराएगा। क्योंकि आक्रमण कौन कराता है? गुप्तचर लोग सूचना देता है। आप नहीं समझते हजारीबाग में बहुत सारा गुप्तचर होगा, आपका गुप्तचर घूम रहा होगा, बोला गांव से अरे पता नहीं, अच्छा जाइएगा तो मम्मी पापा को गुप्तचर भेज देगा, मेरा बेटा बेटी वहां रहता है, जरा देख के आइएगा। तो लोग पढ़ाई करता है कि नहीं? अच्छा सुतले है लॉज में, जा रहे सूचना मिल गया, जय हिंद जय भारत, क्लास लग गया। तो एक चीनी यात्री जिसका नाम था हुवेन ता सांग, किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, उसके बाद आता है परमेश्वर बर्मन का नाम। किसका नाम आता है? और बर्मन प्रथम। देखो ये भी किस धर्म का अनुयायी था? शिव मता अनुयायी। तो मतलब ये भी शिव के उपासक थे। ठीक, अयप्पर ने कहा लोग का ट्रेनिंग दे दिया, अब सब शिव का उपासक बन गया, वैष्णव छोड़ के शिव का। इसीलिए साउथ में जाओगे तो ज्यादा मंदिर आपका वैष्णव धर्म का मिलेगा, वैष्णव और शिव का बहुत ज्यादा, 90% मंदिर साउथ में मिलेगा, और सब देवी देवता का कम मिलेगा। और झारखंड का हजारीबाग में जिधर देखो बजरंगबली का मंदिर मिलेगा, राम जी का मंदिर मिलेगा। ठीक, फिर अलग जगह में चले जाओगे अलग अलग धर्म का मंदिर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर बर्मन प्रथम था, वो भी शिव धर्म मतलब शिव का उपासक माने जाते हैं। बोला गया है उसने लोकादित्य, एक मल्ल, फिर उसके बाद रणजय, ये सभी नाम है, अनंत काम, उग्र दंड, गुण भाजन आदि की उपाधि धारण कर ली। मतलब इसको कुछ में इतना उपाधि धारण नहीं कर लिया। कौन धारण किया? नामे रखा परमेश्वर। परमेश्वर मतलब ईश्वर से भी जो बड़ा परमेश्वर। तो इसमें उतना उपाधि जो धारण किया गया, तो ये फेमस नाम है। लोकादित्य की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम प्रथम, द्वितीय नहीं बोलिएगा। फिर उसके बाद आगे बोला गया रणजय की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, ऐसे परमेश्वर बर्मन प्रथम। लग रहा कि एनर्जी नहीं है, पिलाए का चिरेता का दवा सबका एक टैबलेट, सब एनर्जी के हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर बर्मन प्रथम। ठीक है, बोला गया है, इसने बोला गया है मल्लमपुरम में गणेश मंदिर। अब गणेश मंदिर, शिव के पुत्र का नाम है गणेश, कार्तिकेय, वहां पर ही भगवान का निर्माण होगा। तो शिव का उपासक था, सब शिव मंदिर बना रहा, हम गणेश मंदिर बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका गणेश मंदिर का जो होता मल्लमपुरम में जो स्थापना किया था, उस राजा का नाम क्या था? परमेश्वर बर्मन प्रथम। ये परमेश्वर बर्मन प्रथम किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह बर्मन। कब स्थापना किए था? कब स्थापना किए थे? 500। अपनी राजधानी कहां बनाए थे? कांची। अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद आगे चल के बना हुआ है परमेश्वर बर्मन जो था वो विद्या का प्रेमी था। विद्या प्रेमी समझते हैं क्या होता है? पढ़ाई का देवता। क्या खतरनाक नाम बताते हैं ये लोग, पढ़ाई का देवता, देवते बना दिए। गुरु, ये तो देवता बोली, आप गुरु बोल रहे।
प्रेमी मतलब लगाव, पूरा अट्रैक्शन, दुनिया में कुछ नहीं, विद्या वही चीज आप लोग को बोलते कम से नौकरी चाकरी नहीं हो तो विद्या का प्रेमी बनिए। तो विद्या का ना प्रेमी बन गया, कोई दूसरा चीज का प्रेमी बन जाते हैं, मोबाइल का प्रेमी। हाँ, ज्यादातर बच्चा मोबाइल का ना प्रेमी रहता है, कुछ टाइम पास, और मोबाइल देखते थे चिड़चिड़ा नहीं लगता है, आधा 10-15 मिनट देखने में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छा हाँ, फेसबुक प्रेमी, अभी इंस्टाग्राम प्रेमी, और भी प्रेमी बहुत सारा बनेगा। तो ये जो था परमेश्वर वर्धन विद्या का प्रेमी था। तो जब विद्या का प्रेमी होगा तो जरूर इसको उपाधि मिलेगा। ठीक है, हम लोग का जमाना में भी हुए, तो हम लोग से पहले क्या था, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो इतने इंटेलिजेंट थे ईश्वर चंद्र की उन्हें उपाधि दिया गया विद्या का सागर, नॉलेजेबल पर्सन, इसीलिए उसको टाइटल मिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोचिए इतना ही नॉलेजेबल था। हाँ, तो आदमी है ना था, बंगाल में उनका जन्म स्थान था। हाँ, कॉलेज का भी नाम है। तो हुए हैं अभी ना, पहले के जमाने में कितना कष्टमय तरीका का, अभी आप लोग का रॉयल लाइफ है तो भगवान ने जानता क्या करते हैं। तो जब ये प्रेमी था विद्या का तो इसको उपाधि मिला, और उस उपाधि का नाम था विद्या विनीत। क्या नाम था? विद्या विनीत। तो ये टैग लाइन आपको मिल जाएगा कि परमेश्वर बर्मन प्रथम जो विद्या का प्रेमी था, उसको जो उपाधि मिला था, उस उपाधि का नाम क्या था? विद्या विनीत। विनीत मतलब विनती बोलते हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसमें जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वही सब बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद आगे चल के ये अरबवासी पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आप लोग टारगेट बना लिया कि अब हम लोग को भारत में आना है। तो अरब के आक्रमण के समय बताए थे पहले, पल्लवों का जो शासन चल रहा था राजा का, वो कौन शासन कर रहे थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो अरबवासी जो थे भारत में जो आक्रमण किए, उस समय पल्लव वंश में किसका वंश चल रहा था शासन? नरसिंह वर्मन द्वितीय का। उसने आक्रमण किया लेकिन विजित नहीं हुआ, ये अपने ही पूरा ताकतवर था अरबों की तुलना में। तो देखो इसलिए उसे उपाधि उन्होंने धारण किया था। देखिए उसने उपाधि धारण किया था राजा सिंह, जिसके बोले राजाओं का सिंह। आगे उपाधि धारण किया था आगम प्रिय, जिसका मतलब होता है शस्त्रों का प्रेमी। शस्त्र का प्रेमी समझते हैं ना, का मतलब तलवार भाला, नया नया अस्त्र का खोज करने वाला। फिर उसके बाद शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक। ये सभी उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। फिर बोला गया उसने काशी में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो आपका अगर बोला जाएगा, देखो जगह का नाम है, कहां पर जगह का नाम है? कांची या कांचीपुरम। तो कांची में अगर कैलाश मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाएगा तो किसको जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय। ठीक, और इसे उपाधि मिला था आगम प्रिय की उपाधि किसे मिला था? द्वितीय को मिला था। फिर उसके बाद राजा सिंह की उपाधि किसे मिला था? द्वितीय को। फिर उसके बाद एक है, ये तो ये बता ही दीजिएगा। फिर उसके बाद निर्माण कराया जिस मंदिर को आगे कहा गया राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से कहां के मंदिर का नाम को जाना जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो अगर कैलाशनाथ, कांची के कैलाशनाथ मंदिर नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है राज सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण कराने वाले राजा का नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन मंदिर का निर्माण कराए थे? कहां पर? इसका दूसरा नाम? ठीक है, देखो उसके बाद इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत थी द्रविड़ स्थापत्य कला। कला समझते हैं ना, द्रविड़ कला संस्कृति देखने की जो भारत में प्रारंभ हुआ मंदिरों में, इसी के समय से चालू हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय से ही द्रविड़ जो आपका स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत करने किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में? द्वितीय के समय में। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है महाबलीपुरम में जो एक शोर मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति भी थे। कौन व्यक्ति थे? मैंने साउथ का जितने भी राजा थे टारगेट बना लिए थे कि हमको मंदिर पूरा बनाना है, इसीलिए साउथ में बहुत अच्छा अच्छा मंदिर देखने को मिलेगा।
बहुत ही, और ऐसे उसका मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है। ये ऐसी नहीं कि मंदिर में 8 दिन से झाड़ू ही नहीं लगा है। टीवी में देखी ना, तो साउथ नौकरी करो, साउथ में पोस्टिंग लो। हाँ, इस जो एसएससी में अगर जॉब कीजिएगा ना, ईस्टर्न जोन का सबका पोस्टिंग साउथ में होगा, लगभग ईस्ट रीजन वाला का जितने विद्यार्थी गए सब उधर ही जाते हैं। हाँ, वही लिखा हुआ देखो, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और राजनियों के आदम्य कला, जो बोला गया था आदम का तस्वीरें देखने को मिलती है, मैंने उस जमाने की जो राजा रानियां थी उसका जो डिजाइन देखने को मिलता है, कहां मिलता है? कौन सा मंदिर में? कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में जो है, ठीक। और कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर को निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम प्रबंधुत्य। तो क्लासे में तो याद करा देते, तो ये लोग बच्चा नहीं पढ़ता है। अब आओ आगे देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। क्या लिखा हुआ? 10 कुमार चरित्र। पहले बोले, कल ही बोले थे कि जो साउथ का नाम मिलेगा, अपना नाम, अपना पिता का, दादा का नाम, एड्रेस पूरा रहेगा। तो जब नाम आएगा तो छोटा नाम का उम्मीद नहीं कीजिएगा, ट्रिक्स याद रखिएगा। जब बड़ा बड़ा नाम हुआ तो इस साउथे का राजा लोग होगा। नॉर्थ इंडियन उतना बड़ा नाम नहीं सोचता है, वो छोटे में संतुष्ट रहता है कि नहीं? 2-3 लाइन में संतुष्ट। तो इसीलिए देखो, 10 कुमार चरित्र के लेखक, जिसका नाम क्या है? दंडी, जो नरसिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये दांडी मार्च नहीं होगा, दांडी मार्च। दांडी मार्च समझते हैं ना? नमक सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी, ठीक है, वो दांडी है, ये दंडी है। तो बोला जाएगा 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? दंडी, याद रखिएगा। और किसके दरबार में रहते थे? द्वितीय के दरबार में। उसके बाद आपको पहले बता दिए, कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नंदी बर्मन द्वितीय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कांची में जब वो रहेगा तो पीछे, तो ये कहे राजा पीछे रहेगा। तीसरे भी नंबर मंदिर का निर्माण किया मुक्तेश्वर मंदिर। कौन मंदिर? और दूसरा मंदिर का नाम बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराने वाले शासक का नाम नंदी बर्मन द्वितीय। और प्रसिद्ध वैष्णव सत्य जिसका नाम है तिरुमलगई अलवार, ठीक, जिसने नंदी बर्मन के समकालीन माना जाता है। एक संत थे वैष्णव संत जिसका नाम क्या था? तिरुमलगई, ऐसे पढ़ना है, तिरुमलगई पढ़ना है, ये ड साइलेंट रहता है, ठीक है। तिरुमलगई अलवार जो थे नंदी बर्मन द्वितीय के समकालीन माना जाता है। तो मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ धाम मंदिर का निर्माणकर्ता का नाम नंदी बर्मन। देखो, उसके बाद नंदी बर्मन तृतीय का नाम आएगा। हाँ, थोड़ा यही सब पढ़ना ही है, इसलिए कि देखो, कहने का मतलब हम तो पढ़ा दे रहे हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये हम बोलिएगा नहीं कि सर ये छोड़ गया टॉपिक, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आया तो बहुत है। उसके बाद देखो, नंदी बर्मन तृतीय थे, शिव मतानुयायी थे, मैंने शिव धर्म को मानने वाले थे। उसने राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि जो रहते थे, जिस संत का नाम था पेरुदेवनाथ, जो होते थे निवास करते थे, जिसे भारत वैष्णवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत वैष्णवा ग्रंथ की रचयिता का नाम कौन थे? संत पेरुदेवनाथ। क्या नाम था? संत पेरुदेवनाथ ने जिस ग्रंथ की रचना या जिसकी रचना की थी उसका नाम क्या था? भारत वैष्णव। और वो क्या थे? तमिल भाषा में। साउथ इंडियन में तमिल शासन चल रहा था, तमिल भाषा ही चलेगा। और अंत में पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था? पन बर्मन। कब तक, कब शासन किए थे? 948 ईस्वी से 900। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कम बर्मन होगा, बर्मा लिख दिया गया है, बर्मा भी लिखा रहता है और बर्मन भी लिखा रहता है, ठीक है। कंप बर्मन अंतिम शासक था किस वंश का? और पल्लव वंश का संस्थापक का नाम जय सिंह। कौन थे आपका? सिंह विष्णु। जय सिंह नहीं, उसका वंशज था। तो इसका जो था आपका, जो इसका संस्थापक माना जाता है सिंह विष्णु, और इसका अंतिम शासक कम बर्मन।
कॉन्सेप्ट सही में आया? तो इतना था आपका पल्लव वंश की कहानी। तो पल्लव वंश में देखो इसका क्या होता है, यहाँ पर इस राजाओं के जो मंदिरों के बारे में कुछ कुछ मंदिर आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां पर है, कौन मंदिर का निर्माण कराया और उसका वंश का क्या था स्थापना और अंतिम शासक, इसीलिए आपको बता दिया गया, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। तो इसके बाद अगला जीके की क्लास अगली कक्षा में होगी। धन्यवाद।